हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे फिजिक्स का पूरा 45 क्वेश्चन। मॉक टेस्ट नंबर 9 नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेना, वॉल्यूम थोड़ा लो था। मुझे जहाँ तक लगता है पेपर कैसा था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पेपर ऐसा था कि कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिर्फ लाइक सोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं, वेवलेंथ से हो गया। नॉर्मल कॉन्सेप्ट अगर आता है आप लोगों को तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, और सिर्फ फार्मूला आता है तो भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। अब इनके क्वांटिटी देखते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल प्लस फार्मूला, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बोले जाएंगे, जिनमें आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल है, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टोटली हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग ईजिली सॉल्व करते हैं। अगर सही तरीक़ा से फिजिक्स पढ़ते हो, अप्रोच अगर आ गया, तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो टफ लग रहे होंगे इसमें मॉक टेस्ट नंबर 9 में, वो भी आप लोगों का इजीली सॉल्व होगा। मैकेनिक्स हो गए, मैग्नेटिक्स हो गए, रोटेशन हो गए, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहे होंगे, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर अप्रोच आ जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को अप्रोच करना। तो कॉन्सेप्ट, फार्मूला एंड अप्रोच, स्टार्टिंग से बोलता था मैं कि ये तीनों चीज़ आ गया तो फिजिक्स कुछ भी नहीं है। 45 का 45 करेक्ट करके आओगे। हाँ, 45 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे, सही सुन रहे हो आप लोग, ठीक है। बाकी पीआईपी के लेक्चर से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन पीआईपी के लेक्चर से, फॉर एन एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी है। तो जितने भी कंडीशन होते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, सारे कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिए थे लेक्चर। अब जो लेक्चर होता है वो एक्चुअली ओरिजिनल क्लास की तरह होता है, 53 मिनट, 1 आवर, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पूरा एक्चुअल क्लास की तरह 10 15 20 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट के लिए नहीं होता, क्योंकि व्यूज़ और बाकी चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है। पूरा का पूरा अच्छा से होना चाहिए, ठीक है, सारा चीज़। तो वो लेक्चर मैंने कल डाला कम्युनिटी में ढूंढ करके कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे करते करते हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। हर एक लेक्चर से क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया फिजिक्स कैसे है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। एक बात और बता देता हूँ कि एनटीए के दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन होंगे आपके नीट के एग्ज़ाम में। और दूसरा बात कि अगर एग्ज़ाम में आप लोग जाते हैं तो मे बी ऑनलाइन एग्ज़ाम भी किया जा सकता है, बट सेंटर पे, घर पे बैठे बैठे ऐसे एग्ज़ाम नहीं होगा। सेंटर पे आप लोगों को जा करके एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। सेंटर पे जा करके आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉर्मली फॉलोड बाय एमिशन ऑफ माइनस बीटा पार्टिकल, सही है। एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नॉर्मली फॉलोड बाय एमिशन ऑफ गामा रेज, ये भी सही है, ठीक है। नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल है। एज द मास नंबर ए इंक्रीजेज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीजेज, ये तो गलत है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या, एन बाई पी। और सॉरी, एक बात और याद रखना है, एन बाई पी इज़ ग्रेटर फॉर हैवियर न्यूक्लियर, एन बाई पी इज़ ग्रेटर फॉर हैवियर न्यूक्लियर। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होता है आपका 8.75 एम ई वोल्ट फॉर एटॉमिक नंबर 56, ठीक है। फिर मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों का होता है 7.6 एम ई वोल्ट फॉर एटॉमिक नंबर 238, फॉर एटॉमिक नंबर 238। तो यहाँ से ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये पॉइंट सही होगा? बिल्कुल नहीं। देख लो, एटॉमिक नंबर 36, एटॉमिक नंबर 238, बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये ऑप्शन आप लोगों का क्या होता है, ये ऑप्शन आप लोगों का रॉन्ग। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन अब आगे चल करके। ऑप्शन नंबर बी, ट्रू ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, देखो अगर मुझे करना होता ना तो फटाफट हो जाता, तो ईजिली सॉल्व हो जाता। समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो ऐसा मत समझना कि नहीं टाइम आप लोगों का भी लगेगा, आप लोगों को बहुत कम टाइम लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, 20 सेकेंड।
The electrical conductivity of semiconductor increases electromagnetic radiation of a wavelength shorter than इतना is incident the band gap. तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। और एच सी कितना हो जाता है हम लोगों का 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ दिया हुआ है 24800, ठीक है, 24800 कट कर दो तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब फेसली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स हाफ लाइफ दे दिया टी हाफ इक्वल टू इतना रेडिएशन इंटेंसिटी विच गिव्स 64 टाइम्स द परमिशन सेफ लेवल, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली विद दिस सोर्स। तो ये क्वेश्चन में भी अगेन फार्मूला, देखो फार्मूला लगाते जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ फार्मूला होता है आर रेडियो एक्टिव के लिए आर इक्वल टू आर नॉट हाफ का पावर एन, और एन निकाल लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एन निकालना होता है आर यहाँ पे हम लोगों का 1 इक्वल टू आर, ये आर नॉट, सॉरी आर नॉट लेना, आर नॉट, अच्छा आर नॉट मैंने लिखा था, आर नॉट 64 टाइम्स दिया हुआ है हम लोगों का, और हाफ यहाँ पे कर दो का पावर एन, तो यहाँ से हम लोगों का एन निकल जाएगा। एन हम लोगों का लगभग 6 के करीबन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसे, इसको 1/64 नीचे भेज दो, ठीक है, कैंसिल करो। अब 1/2 का पावर एन 1/64, तो 6 का करोगे एन इक्वल टू अगर 6 रहे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन यार मैथ का, यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो एन इक्वल टू हम लोगों का 6 दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद एन निकल गया तो अगेन एक और फार्मूला टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ, ठीक है, टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ। तो यहाँ पे एन हम लोगों का 6 है और हाफ लाइफ 2 आवर दिया हुआ है, 2 इक्वल टू 12 आवर, ठीक है। और जितना मैंने बताया है फिजिक्स का क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे हीट थर्मो से मिला करके, आप लोगों का 5 से 6 से 7 वहाँ से भी आएंगे, हीट थर्मो डायनेमिक्स, हीटेड ट्रांसफ़र, कैलोरीमीटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और सरफेस टेंशन, ये सारा कुछ मिला करके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, वही पूछा गया, ठीक है, जितना बताया था मैंने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना कोलाइड इन इलास्टिकली विथ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट आफ्टर अ टाइम इंटरवल of the order of a microsecond another proton collides with energy ना, what will be observed by the detector से क्या ऑब्जर्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंदी जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, फार्मूला पुट करो, कॉन्सेप्ट आता है तो हो जाएगा, बट थोड़ा लेंदी जाएगा तो इसे हम लोग स्किप करते हैं। आप लोग सॉल्यूशन प्लीज़ 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 जा करके एक बार ज़रूर देखना, मे भी जो मैं बता रहा हूँ वो उसमें ना दिया हो सॉल्यूशन में, ठीक है, पर एक बार देख लेना वहाँ क्या दिया हुआ हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा हम लोग स्किप करते हैं, ये अच्छा लेंदी क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन समझ लो कि मिल गया आप लोगों को। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ विद द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस हैज़ द डायमेंशन। अब ये क्या क्वेश्चन है यार, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। अब स्क्वायर रूट एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस के लिए एफ इक्वल टू 1 रेजोनेंस में ये मैंने फार्मूला सारा कुछ करवाया है 1/2π√LC, ठीक है। तो एल सी स्क्वायर रूट बोल रहा है, एल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल सी को उधर भेज दो, एफ को नीचे कर दो, तो 1/2π_f, और 1/2π_f, 2π_f क्या चाहिए होता है, 2π_f ओमेगा इक्वल टू 2π_f होता है, याद रखना, और 1/f इक्वल टू टाइम होता है, 1/f इक्वल टू टाइम होता है, और ओमेगा इक्वल टू 2π_f होता है। तो यहाँ से रूट अंडर एल सी इक्वल टू 1/2π_f दिख रहा है, और एफ टाइम लिख सकते हैं, समझ में आ रहा। तो हम लोगों का रूट अंडर एल सी स्क्वायर ऑफ इंडक्टेंस, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम। यहाँ पे साफ साफ टाइम, लेंथ है, लेंथ से होगा नहीं, मास भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना, क्योंकि इन्वर्सली है फ्रीक्वेंसी, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/2π_f यहाँ पे टाइम, ठीक है, क्लियर है ये भी क्वेश्चन। इन अ फिक्स्ड क्वार्टर सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर विच लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन, अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम ए एंड इट लीव, समझाता हूँ मैं।
ए से आप लोगों का ब्लॉक लीव हो रहा है जो कि बी के पास आ रहा है। बी के पास आने के बाद बोलता है कि इस यहाँ से पाथ को छोड़ दे रहा है, मतलब ये जो सर्कुलर मोशन का एक रोटेशन करता वो बी पे आने के बाद छोड़ दे रहा है वो पाथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग। तो ये डायरेक्ट मैंने बताया, ये मेरे अगर नोट्स जा कर के देखोगे तो डायरेक्ट बता दिया है कि जीरो पे क्या होगा। इसको हटा करके एक और बना देता हूँ। यहाँ पे इनिशियल क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। एट द टॉप ऑफ द सर्कल आप लोगों का वेलोसिटी कितना होगा, बॉटम ऑफ द सर्कल वेलोसिटी कितना होगा, बीच में वेलोसिटी कितना होगा। सो यहाँ से लैगिंग का कंडीशन, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं ए बी। ठीक है, तो देखो डायग्राम देखो, नॉर्मल फार्मूला लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, तब भी मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट पी हो गया हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का बी हो गया, और यहाँ पे हम लोगों का ए हो गया, ठीक है। डायरेक्टली इसमें होता है हम लोगों का कॉन्सेप्ट, ये डिस्टेंस R2 हो गया और ये डिस्टेंस R1 हो गया। समझ में आ गया क्या होगा, फोर्स होगा, रिपल्सन होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा, नॉर्मल लगेगा फॉर्मूला और सॉल्व हो जाएगा। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसे मीडियम एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। प्लेट कंपोज्ड ऑफ welded sheets of aluminum and iron is connected to electric circuit as shown in figure. What will happen if a fairly strong current be passed through the circuit given the relation between linear coefficient expansion इतना पड़ेगा without option. Strip bends upward, strip down bend downward, strip remains in its initial condition, none of the above. तो इस पे मैं बताता हूँ कैसे। सिंपल बात मेरा ध्यान से सुनना, करंट फ्लो होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। नॉर्मल सा बल्ब आप लोग जलाते हो, बल्ब को कभी जलाते हो तो जलाने के बाद 1 2 3 घंटे जलाने के बाद बल्ब को छू करके देखना, ट्राई मत करना, कपड़े से पकड़ के देखना, उसके बाद हल्का सा टच करना तो देखना वो पूरा का पूरा गर्म होगा, हीट होगा उसमें। तो करंट फ्लो होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। क्या चीज़ होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। और थर्मल एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे हम लोगों का कंडीशन दे दिया है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्मुनियम का ज़्यादा है, आयरन का कम है। इट मीन्स कि हम लोगों का ऊपर वाला जो है वो हम लोगों का क्या कर जाएगा, स्ट्रिप, ठीक है, अपवर्ड बेंड कर जाएगा, स्ट्रिप बेंड्स अपवर्ड। समझ में आ रहा है, ये जो आयरन है ये हम लोगों का बेंड कर जाएगा, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि इसका देखो ना कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हम लोगों का ये बेंड करेगा। अब आते हैं, देखो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट आता है बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सोचते रह जाओगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, फार्मूला बेस्ड है, सरफेस एरिया फार्मूला लगाओ आप लोग, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूला लगाना है, नॉर्मल सा फार्मूला नहीं है, डिफ़िकल्ट लेवल का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। फार्मूला लगाओ, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर अच्छा क्वेश्चन है तो इसे अच्छा क्वेश्चन में कंटेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोगों का, जो कि कॉन्सेप्चुअल प्लस फार्मूला चल रहा था। Amount of इतना जूल of heat energy is removed from 4 moles of monoatomic ideal gas at constant volume, the temperature drops। तो इसमें भी अगेन फार्मूला लगाना है। मोनो एटॉमिक के लिए आप लोगों का क्या चीज़ हो जाता है, सी वी इक्वल टू हो जाता है 3/2R फॉर मोनो एटॉमिक। और पूछ क्या चीज़ रहा है, 4 moles of a monoatomic ideal gas at constant volume, the टेम्परेचर ड्रॉप थीटा भाई साहब होते हैं Q/NCV, ठीक है, Q/NCV। तो यहाँ से CV निकाल लो, Q दिया हुआ 500 जूल और N नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ, हो गया। देख रहे हो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। 2 small satellites are moving in a circular orbit around the earth, distance r and r plus delta r from the center of the earth if their time period of rotation इतना respectively। Kepler's law
बताया हुआ है। क्वेश्चन 2015 में फेज़ 1 में या फेज़ 2 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद है। तो केपलर्स लॉ क्या बोलता है? केपलर्स लॉ बोलता है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2, थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स, ठीक है, या केपलर्स थर्ड लॉ बोल सकते हैं। 3 लॉ है टोटल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, थर्ड लॉ वाला ये है। डायरेक्ट बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट मिल गया, फार्मूला यूज़ करो। फार्मूला क्या, डायरेक्ट आर प्लस डेल्टा आर दिया है तो पहले T1 देख लो, T1 को T रखो, फिर R रखो, R का पावर इतना, फिर T2 कितना हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हम लोग R प्लस डेल्टा R। तो इस तरीक़ा से करके हम लोग इक्वेट करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है? पर मेन कॉन्सेप्ट था केपलर्स लॉ, which will start cooling faster out of solid sphere of a copper radius r, uh, and a hollow sphere of same material of inner radius r and outer radius r if both are heated to the same temperature and allowed to cool in the environment। तो हीट और कूल, स्टेफेंस लॉ, स्टेफेंस लॉ यहाँ पे स्टेफेंस लॉ आप लोगों को लगेगा। देखो एक बात बता देता हूँ मैं, मे भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को सिमिलर ना मिले, क्योंकि ये मैंने खुद से देख करके ये सारा कुछ है, ठीक ना। तो स्टेफेंस लॉ लगेगा, स्टेफेंस लॉ H = सिग्मा A/T का पावर 4 होता है, ठीक है। तो वो वाला आपको फार्मूला लगाओ इसमें, वहाँ से मिल जाएगा कि कितना, कौन सा गर्म होगा कौन सा गर्म नहीं होगा। तो आप लोग देखोगे वहाँ से कि हॉलो स्फीयर जल्दी गर्म हो जाएगा, वही पूछ रहा है। स्टार्ट कूलिंग फास्टर, सॉरी जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। देखो स्टार्ट कूलिंग फास्टर आउट, गर्म भी होगा तो तभी ठंडा होगा। इफ़ बोथ आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एंड अलाउड टू कूल इन द सेम इन्वायरमेंट, हॉलो स्फीयर जल्दी ठंडा होगा। क्लियर है? फॉर्मूला बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया आपको, क्या लगेगा एक बार करके देख लेना। चूज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं जो कि it does not depend on quantity of matter और mass of system, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास ऑफ सिस्टम पे जो डिपेंड नहीं करता है वो हम लोगों का इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो कि मास पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, लाइक वॉल्यूम, मास एंड वेट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आसान लड्डू। यूनिफॉर्म रॉड AB of mass length L is rest on a sorry horizontal surface and impulse Z is applied to the end of P perpendicular to the rod in horizontal direction, speed of P at a distance enough from the center towards a rod। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सॉल्व करूँगा तो एटलीस्ट मुझे समझाते समझाते सॉल्व करूँगा तो 5 से 6 मिनट मिनिमम 5 to 6 मिनट लग जाएगा और मैक्सिमम 15 मिनट्स। तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं, इसी डायग्राम से हम लोग मिलूँगा, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे समझाया था, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा है ना, ऐसे लेंगे तो एक लेंथ ये निकलेगा और एक लेंथ इसका ये निकलेगा, रेडियस इसका R हो गया। तो इस तरीक़ा से करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऊपर की ओर टेंशन खींचेगा सेंटर से, तो नीचे की ओर उसे बैलेंस्ड भी करेगा। तो बैलेंस जो करेगा वो क्या होगा, G cos 37 डिग्री, G cos 37 डिग्री, ठीक है। फिर हम लोग ये जो लाइन बताया, ये लाइन से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस R माइनस R cos 37 डिग्री, इधर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस R cos 53 डिग्री, 53 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग इक्वेट करेंगे, तो क्वेश्चन को इक्वेट करेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा 53 डिग्री 2R/5 एंड R माइनस R cos 37 डिग्री R/5, ठीक है। अब इक्वेट करेंगे, नॉर्मल हम लोग एनर्जी कंजर्वेटिव का फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे। तो
mg 2r/5 प्लस 0, ठीक है, इक्वल टू mg r/5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप लोग इक्वेट कर लो, आप लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगा। एंड आफ्टर वेलोसिटी हम लोग आर निकाल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और रेडियल एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है, ये नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला। अच्छा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था, इसी टाइप क्वेश्चन का मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि मैकेनिक्स में आप लोगों को ये यूज़ करना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, फॉर्मूला भी होगा। समझ में आ गया? इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करते हैं और अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम लोग G cos 37 लगाए, कैसे क्या करें। अब फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखो 2016 में पूछा हुआ है, इसमें कुछ नहीं, इसमें 1 मिनट है। ऑप्शन नंबर बी स्मॉल एंड नेगेटिव ससेबिलिटी, ठीक है, और आगे बढ़ जाना है यहाँ पे। बाकी पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सारा कुछ बताया हूँ, तो दोबारा वो सब नहीं करवाऊँगा। द पोटेंशियोमीटर वायर इज ऑफ लेंथ 1200 सेंटीमीटर एंड इट कैरीज, एक बार फिर से बोल देता हूँ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और एक था आप लोगों का पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और गैल्वेनोमीटर। ये देख लेना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2020 में। हर बार बोलता हूँ, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। तो आप लोग का क्या क्वेश्चन है? पोटेंशियोमीटर वायर इज ऑफ लेंथ 1200 सेंटीमीटर एंड 60 मिली एम्पेयर करंट है, सेल ईएमएफ 5 वोल्ट, रेसिस्टेंस 20 ओम, पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 1000 सेंटीमीटर, रेसिस्टेंस। अब इजी है यार, फार्मूला पुट करो हो जाएगा। फार्मूला इसका क्या होता है? फार्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का ईएमएफ बाई एक्स इक्वल टू हम लोगों का वी पी बाई एल, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एल। तो हम लोगों ये फार्मूला पुट करो, इजीली आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नहीं दिया हुआ। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन उतना, मतलब कॉन्सेप्ट उतना नहीं लगाना, नॉर्मल फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये बार बार बोलता था कि थोड़ा कैलकुलेशन होगा ही होगा आप लोगों को एसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा हर एक बार, ये मैंने आपको बताया। तो इसमें बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, रेसिस्टेंस दिया है, एल दिया है, सी दिया है, वोल्टेज दिया है, V1 V2 बोल रहा है, सेम है। कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है बोला ना। कैलकुलेशन है, फोर्स भी निकालो और फ्रीक्वेंसी भी निकालो, रेसिस्टेंस करंट भी निकालो, फिर वोल्टेज भी निकालो। 3 कैलकुलेशन पूछ के रखे हैं, इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब ऐसा नहीं था क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट कैलकुलेट, 3 4 चीज़ें आप लोगों को सॉल्व निकालना होगा, यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे इजीली फार्मूला पुट करो। फार्मूला जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग एक देख ही लेता हूँ मैं कैसे क्या है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है? एसी में एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। तो इसको करो 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। एल है तुम्हारा 2/पाई, सी है 8/पाई, ठीक है। पाई स्क्वायर आ गया, पाई बाहर, पाई कैंसिल हो जाएगा, और 8 2 16, 16 का रूट आएगा तो वो बाहर हो जाएगा। और ऊपर से माइक्रो में यहाँ दिया हुआ है 10 का पावर -6 है, तो 10 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। 16 इंटू 10 का पावर -6 है, तो वो बाहर आकर के 10 का पावर -3, 4 इंटू 10 का पावर -3 आ जाएगा। 4 2 8 हो गया, 10 का पावर -3 को ऊपर भेज दो तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो आप लोगों का कैलकुलेट करने से कितना आएगा? 10 का पावर 3 देख लेता हूँ यहाँ पे, 125 हर्ट्ज, ठीक है, 125 हर्ट्ज, 1000 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 125 हर्ट्ज। एफ इक्वल टू यहीं पे क्लियर हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू R/Z,
ठीक है, cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सीरीज में है, तो रेसिस्टेंस निकाल लो आप लोग R1 प्लस R2, और इम्पीडेंस का फॉर्मूला जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ। अगर अच्छा से नहीं क्लियर हो रहा हो तो सुनना, एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसीलिए बोल भी रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया ख़त्म। और क्या, जेड निकालो, फाई निकाल लो। जेड निकालने से है कि आपका ये वाला इम्पिडेंस आर आ जाएगा, ठीक ना, सॉरी जेड आ जाएगा नीचे वाला, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर आप लोगों का गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सिर्फ और सिर्फ देखो फॉर्मूला लग रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू मास रिमेनिंग द सेम द न्यू लेंथ ऑफ द डे वुड बी। ये भी मैंने कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में बताया है, क्वेश्चन पूछा है जो हर एक चैप्टर से पूछता हूँ। तो इसका नॉर्मल आप लोग पीआईपी पे जा करके देख सकते हैं। नॉर्मल फार्मूला एक आता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर रोटेटरी बॉडी। ठीक है, तो टी इक्वल टू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सॉल्व हम लोग करते हैं, टी वन इक्वल टू हम लोगों का नॉर्मल वर्किंग आवर 24 होता है, टी टू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, टी टू निकालना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग लगाएंगे, तो इट मीन्स कि टी वन बाई टी टू इक्वल टू आर वन स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, अब आर वन इक्वल टू हम लोगों का रेडियस आर ले लो, और आर टू इक्वल टू हम लोगों का क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। ठीक ना, हाफ बोल रहा है, हाफ ही बोल रहा है ना, बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। तो आर वन इक्वल टू सॉल्व कर लेना खुद से, आर वन इक्वल टू आर लिख दिया, आर टू इक्वल टू हाफ ऑफ आर वन। ठीक है, और आर वन का वैल्यू क्या है, आर, तो हाफ ऑफ आर लिख सकते हो, और हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/4, और ये हो गया 24। ठीक है, तो 1/4 भेजोगे उधर तो 24 इंटू 1/4 होगा। ठीक है, ऊपर में जाएगा, तो 24 इंटू 1/4, यहाँ से हम लोग इसे काट देंगे तो 6, टी टू और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी टू इक्वल टू कितना आ गया, 6 आवर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। डायटोमिक गैस इज़ यूज्ड, अगेन फार्मूला डायटोमिक का आपका थर्मोडायनेमिक्स का ये। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें नॉर्मल सा फार्मूला, इफ़िशियंसी का फार्मूला हम लोगों को क्या होता है, इफ़िशियंसी का फार्मूला ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी वन बाई टी टू, 1 माइनस सॉरी टी टू बाई टी वन। ठीक है, 1 माइनस टी टू बाई टी वन। और हम लोगों का यहाँ पे इफ़िशियंसी हम लोगों का दिया हुआ है 80%, तो 80/100 इधर कर दो माइनस, या इसी को भेज दो पॉजिटिव कर दो, टी टू बाई टी वन निकाल लो, टी टू बाई टी वन निकल गया। अब उसके बाद बोल रहा है इनिशियल वॉल्यूम, उसके बाद क्या बोल रहा है, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम से बोल रहा है एडियाबेटिक में, तो वॉल्यूम प्रेशर दोनों देख लेना। ठीक ना, 3 बनते हैं वॉल्यूम प्रेशर आप लोगों का, और एक बनता है, तो वो फॉर्मूला देख लेना। सारा कुछ करवाया, अभी मे बी नवंबर या दिसंबर में भी दोबारा डाला था फॉर्मूला। टी टू इंटू वी टू गामा का पावर -1 इक्वल टू आपका लगेगा टी वन इंटू वी वन गामा का पावर गामा -1। ठीक है, वी वन का पावर गामा -1। गामा इक्वल टू क्या होता है, सी पी बाई सी वी, गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी। डायरेक्ट याद रखो फॉर मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राई एटॉमिक के लिए डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, ये भी पीआईपी पे इजीली मिल जाएगा आप लोगों को, तो सॉल्व कर लेना, ये भी सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। स्मूथ स्टील बॉल स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड स्मूथ स्टील प्लेट एट एन एंगल थीटा विद अ वर्टिकल इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ। जे में भी पूछा गया था 2018, क्वेश्चन थोड़ा अलग था। नीट में भी 2002 में पूछा गया था, क्वेश्चन अलग था, पर कॉन्सेप्ट सिमिलर होगा। बोल क्या रहा कि हम लोगों का एक बॉल है जो कि थीटा एंगल से जा कर के यहाँ पे टकरा रहा है, ये हो गया थीटा। अब बोल रहा फिक्स्ड स्टील प्लेट, ये स्टील प्लेट हो गया, ये स्मूथ स्टील बॉल हो गया, जा कर के एंगल थीटा से टकरा रहा है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रिजोल्यूशन इज द एंगल एट विच द रीबाउंस विल टेक प्लेस। रीबाउंस के बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, डायरेक्ट फार्मूला बता दिया है। यहाँ से रीबाउंस होगा, तो रीबाउंस होगा तो हम लोगों का क्या निकालना है, इफ़ द कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, द एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, ऐसा थीटा निकालना है विच द
एट विच द रीबाउंस विल, ऐसा थीटा निकालना जहाँ पे हम लोगों का ये रीबाउंस हो जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम लोग नॉर्मल मोमेंटम लगाते हैं, मोमेंटम p इक्वल टू 2 mv cos थीटा होता है। अगर हम लोग मोमेंटम पूछे तो नॉर्मली 2 mv cos थीटा, फोर्स पूछे तो फोर्स निकाल दो, इम्पल्स पूछे तो इम्पल्स निकाल दो, एरिया दिया हुआ रहेगा आपका। कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, अब जैसे यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा गया तो मोमेंटम लगा दो, और इक्वेशन ये भी लिख सकते हो आप लोग, mv 1 साइन थीटा, mv साइन थीटा 1 इक्वल टू mv साइन थीटा 2। क्लियर है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला भी लगा दो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला E इक्वल टू v1 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई v1 cos थीटा 1, और cos थीटा 1 बराबर हम लोगों का थीटा दिया हुआ है तो v cos थीटा 1। अब E हो गया हम लोगों के पास, ठीक है, E हो गया हम लोगों के पास, और हम लोगों का सॉरी यहाँ पे तो v होगा v1 साइन cos थीटा 2, v1 वेलोसिटी से मान लो रिबाउंस हो रहा है, और v वेलोसिटी से ये जा रहा है, ठीक है, टकरा रहा है उससे, तो v cos थीटा 1, v1 cos थीटा 2, और थीटा 1 यहाँ पे साफ साफ थीटा के बराबर में दिया है। तो यहाँ से आप लोगों को एक और इक्वेशन मिल जाएगा, और वो इक्वेशन एक mv साइन थीटा 1 mv साइन थीटा 2, दो इक्वेशन हो गया, दोनों को इक्वेट कर लो, एंगल थीटा 2 आपके सामने होगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल प्लस फॉर्मूला। तो दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन काउंट करते चलना कैसे पूछे जा रहे हैं। A particle A of charge इतना is held at a point P in a free space. Another A of same charge and mass इतना is kept at a distance of 1 millimeter from P. क्या बोल रहा है? A particle A of a charge इतना is fixed at point P, ठीक है, point P in a free space. Another particle B of same charge and mass इतना is kept at distance of 1 millimeter फ्रॉम पी पॉइंट, अच्छा पी पॉइंट पे है, अनदर एक चार्ज रखा हुआ है तुम्हारा 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। इफ़ बी इज़ रिलेटेड देन इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 9 मिलीमीटर। बी रिलेटेड है तो 9 मिलीमीटर के डिस्टेंस फ्रॉम पी वेलोसिटी पूछ रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 9 मिलीमीटर फ्रॉम पी। मतलब टोटल आपका दो पॉइंट्स पे चार्जेस रखे हैं, एक तो ए पे रखा है फिक्स्ड एट अ पॉइंट पी, अनदर पार्टिकल बी ऑफ सेम चार्ज एंड मास इतना इज केप्ट एट डिस्टेंस इतना फ्रॉम पी, बी इज रिलेटेड देन इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 9 मिलीमीटर फ्रॉम पी। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, इस पे हम लोग नॉर्मल सा क्वेश्चन लगाएंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया, समझ में आया ना। इस पे कैसे लगाएंगे समझाता हूँ मैं डायग्राम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, ये क्वेश्चन टिक कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, चार क्वेश्चन हमें वैसे मिल गए जो कि कॉन्सेप्ट भी है प्लस फॉर्मूला अच्छा खासा। ठीक है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वाला था उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, पर तब भी मैंने ले लिया बिकॉज ऑफ फार्मूला। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक कार्नोट इंजन, अगेन कार्नोट इंजन फार्मूला लगे, हीट एंड थर्मो का यार देखो क्वेश्चन देखते ही समझ में आता है कि फार्मूला लगाओ, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। खैर देख लेते हैं। सिंक बोल रहा है कार्नोट इंजन का इफिशियंसी इतना इंक्रीज हो जा रहा है, रिड्यूस बाय 62 डिग्री टेम्परेचर है, इफिशियंसी डबल कर दो, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड द सोर्स। तो ठीक है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, सी से सिंक, एस से टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इस तरह से करके सॉल्व कर लो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टी सी बाई टी एच निकाल लो जैसे उस समय किया था। ठीक ना, इफ़िशियंसी हम लोगों का 1/6 देख लो, करीबन रिड्यूस के लिए बता रहा, तो ईटा 1 ईटा 2 करके इक्वेशन होगा, इक्वेशन सॉल्व करना होगा। पहले सोर्स निकाल लो, इफ़िशियंसी सोर्स में कितना टेम्परेचर कितना हो रहा, फिर सिंक का टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, फार्मूला लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 24, द वर्क डन
पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें 1 सेकंड भी लेना बहुत बुरी बात होगी। वर्क डन इन मूविंग ऑफ अ पार्टिकल इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो एक बात बता देता हूँ, पाथ पे आपका डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता। सिंपल सी बात है, पाथ इंडिपेंडेंट होता। तो इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप ऑफ द साइड विच कैरिंग अ करंट। अगेन फार्मूला टाइप ये क्वेश्चन है, मैग्नेटिक्स कैलकुलेशन होगा, फार्मूला टाइप क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वर्जिंग बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज फॉर्म्ड एट। लेंस मेकर फार्मूला लगाओ, लेंस मेकर फार्मूला लगाओ। क्या होता है आप लोगों का लेंस मेकर फार्मूला μ2/v इक्वल टू μ1/v, सॉरी μ1/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई आर। इस यही होता है लेंस मेकर फार्मूला। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, फार्मूला बार बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v0 इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग प्लेन मिरर हुज नॉर्मल एक्स एक्सिस द मिरर इज मूविंग। ये भी मैंने करवा दिया, बाकायदा मैंने लेक्चर भी डाल दिया है, कम्युनिटी पे पोस्ट है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज, क्वेश्चन डिटो कॉपी पेस्ट पीआईपी से। इसलिए बोलता हूँ यार, पीआईपी मैक्सिमम क्वेश्चन पीआईपी के 45 में से 40 क्वेश्चन सही से अगर पीआईपी देखते हो, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि बता देता हूँ वो सारा लेक्चर था, 1-1 घंटे के लेक्चर, वीडियो बहुत ज़्यादा 100 के करीबन मिल जाएंगे वीडियोस पूरा फिजिक्स के सिर्फ, तो वो अब नहीं हो पाएगा। 100 घंटे अब आपके पास नहीं है कि अब कर पाओ। जो स्टार्टिंग से करते आए हैं ऑनेस्टली लिख करके समझ करके हो जाएगा 40 क्वेश्चन। ठीक है, कम्युनिटी पे जाना, कम्युनिटी पे जा करके देख लो, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू द नेटवर्क टू डिलीवर द पावर टू द नेटवर्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैलकुलेशन है ये, इसको नहीं छूते हैं, बहुत टाइम लगेगा। द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इफ इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, एस है, ये वी सी डी नोट है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as और एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a, और ये हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है आप लोगों का, तो ये हम लोगों का पैराबोला का होता है। ठीक है, अब पैराबोला किसे बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए, ये हो गया आपका पैराबोला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आना चाहिए ना, क्वेश्चन नंबर 30 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30, अ वेरी ब्रॉड एलिवेटेड एक्सेलरेशन रॉड। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 30 नंबर, सॉरी ये तो 31 आ गया। At an instant when its velocity is 4, a ball is projected from the floor of the lift with a speed n relative to the floor angle in the time of flight। फॉर्मूला लगाना है यार, और क्या, एक्स वाई थीटा 30 डिग्री से डाल दिया, u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो अब लगा दो 4 cos 30 डिग्री 4 sin 30 डिग्री इक्वल टू निकाल लो, यू एक्स निकल गया, यू एक्स इक्वल टू 4 cos 30 डिग्री, यू वाई इक्वल टू 4 यू वाई इक्वल टू 4 sin 30 डिग्री, ये आ जाएगा 2 मीटर, ये आ जाएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट फार्मूला यूज़ करो, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू 2u/y बाई कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू u/y बाई 0, कुछ है नहीं। ठीक है, नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज़ करना, सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। यार एक्स वाई था, एक बार फिर से बता देता हूँ, एक्स वाई कंपोनेंट लेना है, यहाँ ऐसे आप लोगों को थ्रो किया जा रहा है, यू वाई और यू एक्स निकल जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोगों का यू वाई और यू एक्स का यूज़ होता है। ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, सिंपल है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाओ। इफ़ अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस
plane with the help of light rope which moves with velocity v as given, then find the horizontal। इसको मैं फिफ्थ क्वेश्चन दूंगा। फोर्थ हो चुका था, अब ये पांचवा क्वेश्चन हम लोगों का। ठीक है, तो देखो ऐसे ये ले जा रहा है तो ये हम लोगों का, ये भी हम लोगों का ड्रैग हो रहा है तो इस तरफ से हम लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर नहीं उठ जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये नीचे की ओर ऐसे मूव करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग पहले एक तो ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हम लोग इसे x ले लो, इसे l ले लो और नीचे वालों को y ले लो। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 2x आएगा, 2x एक्स डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ से आएगा 2l डी एल बाई डी टी, वाई इक्वल टू जीरो बिकॉज वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। अब फिर वी एक्स इक्वल टू क्या चाहिए होता है, वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ से हम लोग 2l डी एल बाई डी टी और यहाँ से वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इक्वेशन सॉल्व कर लो, इक्वेशन सॉल्व करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट भी लगेगा और फॉर्मूला तो लगेगा ही। End of the spring executes simple harmonic motion with a period t1 while the corresponding period another spring if the two spring connected series। लड्डू लड्डू, ये क्वेश्चन लड्डू है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। इस काइनेटिक, अरे सॉरी, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू k1 एंड k2, k1 प्लस k2 होता है। ठीक है, तो m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू m ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस m2 ओमेगा 2 स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन। फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन। ये अगेन कैलकुलेशन है। पहले तो ये कॉस थीटा है तो इसे साइन थीटा में करना पड़ेगा, उसके बाद फाई का आप लोगों को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 53 डिग्री है, इधर करोगे तो -90 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, थीटा -90 डिग्री, ओमेगा टी -90 डिग्री, तब जा करके साइन में कन्वर्ट होगा। साइन में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद रिजल्टेंट ईजिली निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अगेन ये भी कॉन्सेप्चुअल मोनोक्रोमेटिक रे, इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन मेटल, इतना वर्क फंक्शन, फॉर्मूला लगाना, वर्क फंक्शन निकाल लेना, और करंट इन द सर्किट इज लेस देन दी सेचुरेशन आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल है ये भी क्वेश्चन। अगेन कॉन्सेप्चुअल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिस्टर्बिंग इतना इतना टीवी स्क्रीन। कॉन्सेप्चुअल है, कम्युनिकेशन से है ये क्वेश्चन। व्हाट फैक्टर डज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्रीडम इलेक्ट्रॉन। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन बोला था। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, लैम्डा इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला होता है h/√/2m के, डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, वहाँ पे जाकर डिराइव नहीं करना। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √/k दिख रहा है आप लोगों का। तो हम लोगों को बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, एनर्जी डबल कर दिया जाए तो लैम्डा 2/λ1 इक्वल टू √k1/k2। तो इसे अगर हम लोग डबल कर दे तो 2k1 लिख दो। ठीक है, तो 1/√2 दिख रहा, लैम्डा 1/√2 दिख रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। देयर इज a circular hole of a diameter इतना at the bottom of the vessel containing mercury, the minimum height of the mercury layer is। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। वाटर ड्रेन्स आउट वेजल्स, फार्मूला बेस्ड है फ्लूइड का। NPN सर्किट, अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा मतलब फार्मूला ही है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। 2016, 17, 15, 13, 10, ठीक है, 10, 11, 12 में तो लगातार पूछा गया, और इतने सालों में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इन द फिगर देयर इज ए DC वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जीनर डायोड। तो ये हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 40 नंबर भी, ठीक ना। ये अच्छा है, 5 नंबर हो गया। ठीक है, 5th, पिछले वालों को लेते हो, लेना तो नहीं चाहिए, बता दिया उतने सालों में पूछे गए हैं। तो उसे सेमी कंडक्टर का क्वेश्चन बड़ा होता है, लेंदी होता है थोड़ा, पर होता कुछ नहीं है, फार्मूला लगाओगे इजीली सॉल्व करते जाओगे। ठीक ना। देखो सेमी कंडक्टर से ये मे भी तीसरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं
40 में एक बात याद रखना, इसका मैं आप लोगों को, अच्छा इसमें क्या बताऊँ, करंट फ्लो तो दिख ही रहा, एक चीज़ देख लो, इसे कनेक्ट कर दो, थोड़ा समझ ही लो, इसे कनेक्ट कर दो, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ से करंट आई यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से करंट I1 निकाल दो, यहाँ से करंट I2 निकाल दो जीनर डायोड से, ठीक है। I1 I2 निकल गया, I दिख गया। अब क्या करना है आप लोगों को, इक्वेशन लिखना, इसलिए मैंने इसे बोला फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन लिखने के बाद फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो विदाउट डायग्राम नहीं बनेगा। द इक्वेशन ऑफ अ वेव लीनियर मास डेंसिटी इज इतना, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन पूछ रहा है तो ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है यार। v इक्वल टू होता है आप लोगों का रूट अंडर टी बाई म्यू, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी निकल जाएगा, वेव वेलोसिटी इक्वल टू वी इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो यहाँ से आप लोगों का वेव वेलोसिटी निकल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू दिया है ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ दिया हुआ, ओमेगा दिया हुआ है, के दिया हुआ है, वी निकल जाएगा, म्यू गिवन है, टी यहाँ से निकाल दो। Question number 42. There is a leak proof cylinder of length 1 meter made of metal that has very low coefficient of expansion is floating vertically. The density of water at T equal to इतना relative to the density इतना। तो देखो ये ऐसे है, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है एक सिलेंडर, कितना 20 सेंटीमीटर। अभी इसका इंक्रीज कर दिया जाएगा 1 सेंटीमीटर से, तब हम लोगों का डेंसिटी क्या होगा 21 सेंटीमीटर पे। तो फॉर्मूला लगाओ फ्लोटिंग वाला, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 43. In Young's double slit experiment, mica plate refractively introduced path lighting in the slit if the central bright fringe shifted to the point originally occupied by the fourth bright fringe, then the thickness of the mica plate. Again formula कुछ नहीं है ये सारे क्वेश्चंस। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए आप लोगों का नॉर्मल फार्मूला हो जाएगा, नॉर्मल तो हम लोगों का ये हो जाता है म्यू माइनस 1 थिकनेस टी डिस्टेंस डी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट स्मॉल डी, ठीक है। फोर्थ ब्राइट इक्वल टू 4 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। इक्वेट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व। 2 मिनट, अरे 3 से 4 सेकेंड सॉल्व करने में, 15 से 20 सेकेंड काफ़ी। 10 kg स्टोन इज सस्पेंडेड विथ रोप ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 30, 10 kg तुम्हारा है मास, स्ट्रेंथ 30 kg, मिनिमम इन विच द स्टोन कैन बी रेज्ड अप टू हाइट 10 मीटर। 10 मीटर तुम्हारा उठाना है, ये मिनिमम हाइट। तो नीचे लग गया mg, एक्सेलरेशन जाएगा ऊपर, टेंशन भी ऊपर, तो इक्वेशन हो जाएगा टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर सामने होगा। अब ऑन द प्रिंसिपल डज सोनोमीटर वर्क्स, रेजोनेंस नॉर्मल है, रेजोनेंस सोनोमीटर वर्क्स ऑन रेजोनेंस। तो यहाँ पे हम लोगों का ख़त्म होता है रेजोनेंस, इसका आंसर हो जाएगा सोनोमीटर, हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी, न्यूटन्स लॉ होता नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, 44 में भी जल्दी निकाल दिया, तो 44 में आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, पर कुछ था नहीं। देखो टी निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया आप लोगों का, एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके ये भी सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। टाइम आएगा। तो ये था आप लोगों का टोटल 45 क्वेश्चंस। तो अब मैं बताता हूँ, आप लोग खुद से देखोगे 5 से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो मैंने लिख के दिया, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही वैसे हैं जो कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। खैर प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, पीआईपी से सही से किए 40 क्वेश्चन आँख बंद करके बनेगा। और ऑनेस्टली बताता हूँ मैं, अगर सही से ढंग से पढ़ोगे तो सही है, 45 का 45 करेक्ट कर सकता है ऐसा पेपर में। एक ना एक स्टूडेंट ऐसा मिल जाएगा जो कि 45 का 45 सॉल्व करके आएगा वो, पर सबसे तो नहीं होगा, कम से कम इसमें
40 क्वेश्चन, कम से कम 40 का आप लोग ऐसा अगर पेपर रहता तो ले करके चलना। अब जितना सही होता होता है, बट 40 हम लोगों का एम होगा, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये था पूरा फिजिक्स का एनालिसिस, ठीक है।